हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सीकर से। तो कल हमने पढ़ा था, कुछ अंतर पढ़े थे, लिम्फ पढ़ा था, खुला परिसंचरण क्या होता है उसकी बात की थी, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसकी बात की थी, और सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन की बात अपन कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे कि हृदय दो प्रकार का होता है। एक होता है पेशी जनित, यानी हृदय के अंदर जो पेशियां पाई जाती है, जिनको अपन हृदय पेशियां या कार्डियक मसल कहते हैं, उनके द्वारा तरंगे स्वतः उत्पन्न की जाती है। ऑटोमेटिक हमारे हार्ट के अंदर से तरंगे उत्पन्न होती है और हमारा हार्ट धक धक यानी कि चलता रहता है, उससे कहते हैं अपन पेशी जनित। और एक होता है तंत्रिका जनित, जिसको अपन कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी कि हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति नहीं होगी। तरंगों की उत्पत्ति उसके तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क में होती है, और उस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही हार्ट उनका क्या करता है, धक धक करता है। यानी तंत्रिका तंत्र जिस दिन रुक जाएगा, उनका हार्ट धक धक करना बंद हो जाएगा। हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर पेशियों के अंदर, हृदय पेशियों के अंदर ही भगवान ने या नेचर ने, प्रकृति ने एक ऐसी क्षमता दी है जो अपने आप हृदय पेश या तरंगे उत्पन्न करती है और वो पूरे हार्ट में फैल जाती है, और पूरा हार्ट हमारा धक धक की ध्वनि के साथ संकुचित होता है, शिथिलन होता है, और ब्लड को हमारे शरीर में पंप करता है। क्लियर? चलिए, तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहले हृदय के प्रकार। हृदय के प्रकार यानी हार्ट, टाइप्स ऑफ हार्ट या हार्ट टाइप। इसमें दो तरह के अपन लिखे, एक तो लिखा अपन ने पेशी जनित। कौन सा? पेशी जनित, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेशी को कहते हैं मसल, यानी मायोजेनिक हार्ट। कौन सा हार्ट? मायोजेनिक हार्ट। ध्यान रखिएगा, मायो का मतलब होता है मसल, जेनिक का मतलब जनरेशन, उत्पन्न होना तरंगों का। और दूसरा जो है वो है आपके तंत्रिका जनित, बोले तो अंग्रेजी में कहते हैं इसको अपन, तंत्रिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन से हो जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। यानी कि एक हो गया पेशी जनित यानी मायोजेनिक, और एक हो गया न्यूरोजेनिक। क्लियर? न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट। तो मायोजेनिक की बात करें तो इसमें लिखना है, इसमें तरंगों की उत्पत्ति हृदय की पेशियों में होती है। हृदय की पेशियों में होती है। पेशियों से मतलब है, आप अंग्रेजी में याद रखें, मसल। हृदय की मसल्स में होती है, जिसे कार्डियक यानी हृदय के डॉक्टर को अपन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, जिसे कार्डियक मसल कहते हैं। मसल का नाम क्या है हृदय वाली का? कार्डियक मसल। तरंगों की उत्पत्ति क्या होगी? हृदय की मसल में होती है, जिसे कार्डियक मसल कहते हैं। हृदय यानी कि कार्डियक मसल में पेसमेकर, या उसका दूसरा नाम है SA नोड, से तरंगों की उत्पत्ति होती है। कहां से? कौन सी जगह? पेसमेकर या SA नोड एक जगह होती है हृदय पेशियों में, जहां से तरंगे उत्पन्न होती है। और इसी कारण हमारा हृदय धड़कता है। क्लियर? तो तरंगों की उत्पत्ति क्या होगी? जैसे मैंने हार्ट बना दिया, ये इस हार्ट के अंदर ही तरंगों की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होगा? इसमें तरंगों की
उत्पत्ति, इसमें तरंगों की उत्पत्ति हार्ट मसल यानी हृदय पेशियों में नहीं होकर, हृदय पेशियों में नहीं होकर तंत्रिका तंत्र में होती है। ये लीजिए साहब, ये अंतर है मूल इसमें। दूसरी बात, इस प्रकार के हृदय को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ समय तक धड़कता रहता है। ध्यान रखना, अगर हार्ट को अपन ने बाहर निकाल के बाहर डब्बे में भी रख दिया मनुष्य के, थोड़ी देर तक वो क्या करता रहेगा, धड़कता रहेगा, क्योंकि उससे तरंगों की उत्पत्ति कहाँ होती है, हृदय पेशियों के अंदर ही होती है। इस प्रकार के हार्ट को बाहर निकाल कर रख दिया जाए तो वह तुरंत धड़कना बंद कर देता है। ये लीजिए, तुरंत धड़कना बंद कर देता है। उदाहरण की बात करें, उदाहरण लिखिए इसके अंदर, इसके हार्ट एक तो संघ मोलस्का संघ, और दूसरा हो गया कशेरुक जीव, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, कशेरुक जीव, जिसके अंदर मानव भी आता है। हमारे अंदर भी रीढ़ की हड्डी है ना, कशेरुक का, पीछे कमर के पास, कमर उसी पे तो खड़ी है सारी। और इसके अंदर वह जीव आएंगे जिसके अंदर आपको निकला है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ, एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा। ये आपके हो गए न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। ये काफी देर तक धड़कता रहेगा, लेकिन ये तुरंत धड़कना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ओके, ये लिखिए आप। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक कोष्ठी हृदय, द्विकोष्ठी हृदय और त्रिकोष्ठी हृदय और चतुर्कोष्ठी हृदय। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, ये हो गए न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट। अब अपन बात कर देंगे हृदय कक्ष के आधार पर हृदय की संख्या। चलिए सर, हृदय कक्षों हार्ट चैम्बर हृदय कक्षों की संख्या।
हृदय कक्षों की संख्या। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? हमारे अंदर 4 होते हैं। अब देखिए आप, पहला है 2 यानी 2 चेंबर यानी कक्ष, 2 चेंबर हार्ट। ऐसा हार्ट जिसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं? केवल 2 कक्ष। कितने कक्ष? 2 कक्ष पाए जाते हैं। कैसे? देखिए आप, ये लीजिए सब। एक तो ऊपर वाला हो गया आलिंद, तो अब अंग्रेजी में आप बोलोगे एट्रिया। क्या बोलोगे भाई? सुन लेना अभी सही, एट्रिया। और नीचे वाला जो होता है, जिसको ए लिखूंगा मैं, और नीचे वाला होता है निलय। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे अब क्या? बी फॉर वेंट्रिकल। तो ध्यान रखिएगा, आलिंद को मैं एट्रिया लिखूंगा ए, और निलय को मैं वी लिखूंगा वेंट्रिकल। ये है 2 चेंबर्ड हार्ट। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके फिश के अंदर, यानी कि मछलियों में पाया जाता है। एक आलिंद होगा, यानी कि 1 आलिंद प्लस 1 निलय, A1 और A2। क्लियर? और इसमें संचरण कैसा पाया जाता है? अपन को बताइए, एकल संचरण होता ही है। अब आती है बात दूसरी। ये तो हो गया 2 चेंबर हार्ट। किस में होगा उच्चारण? मछलियों में। एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। अब बात करते हैं 3 चेंबर यानी 3 कक्ष, 3 चेंबर हार्ट, यानी त्रिकोष्ठीय कह सकते हो आप, या 3 कक्षीय हृदय। ये किस में मिलता है आपको? पहले उदाहरण ले लो आप। ये मिलता है आपको किसके अंदर? एक तो उभयचर में। किसमें? उभयचर। उभयचर वे जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों पर निवास करते हैं, और इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं एम्फीबिया। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। और दूसरा उदाहरण है सरीसर्प। सरीसर्प जिसको अपन कहते हैं, जो शरीर जमीन पर रेंग कर चलते हैं, उनको अपन कहते हैं रेप्टाइल्स। क्लियर? इन दोनों में आपको कैसा मिलेगा? 3 कोष्ठीय हृदय मिलेगा। 3 कोष्ठीय हृदय मतलब इसका फॉर्मूला में अगर लिखना चाहूँ तो आप देखिए, डायग्राम में देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। 3 कक्ष बनाने हैं आपको इसके अंदर। ये आ गया दायां आलिंद, यानी ये इंग्लिश में क्या लिखूंगा? राइट एट्रियम। सही बात है। ये हो जाएगा बायां आलिंद। 2 तो हो गए इसमें, क्या आलिंद हो गए 2 तो। बोले तो लेफ्ट एट्रिया। ये हो जाएगा निलय, कॉमन है यह। तो क्या हो गया? 2 तो हो गए आलिंद और 1 हो गया निलय। निलय को मैं क्या लिख रहा हूँ? वी। 2A + 1V। 2 आलिंद और 1 निलय। और तीसरा आता है 4 चेंबर हार्ट, जिसमें 4 होंगे। इसमें हम लोग आ जाएंगे चेंबर्ड हार्ट, यानी कि 4 कोष्ठीय या कक्षीय, एक ही बात है, कक्षीय हृदय। इसके उदाहरण लिख लेते हैं अपन। पहले उदाहरण में कौन सा आएगा? पक्षी आएंगे। पक्षी को अपन क्या कहते हैं? बर्ड्स। दूसरा कौन आ जाएगा उदाहरण इसमें? मैमल्स। मैमल्स यानी स्तनधारी हूँ, मानव इसी में आ गया, ह्यूमन आ गया इसके अंदर, मानव। और एक अपवाद है, ध्यान रखना, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जिसको अपन कहते हैं मगरमच्छ। क्लियर? इसमें 4 चेंबर बना दो, ये लो, 2 आलिंद और 2 निलय। ये आ गया दायां आलिंद, ये आ गया बायां आलिंद, ये आ गया दायां निलय, ये आ गया बायां निलय। क्लियर? तो क्या लिखूं? 2A + 2V। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोकोडाइल वाला उदाहरण। ओके, ये नोट कीजिए आप फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि ब्लड ग्रुप किस तरह से व्यवस्थित होते हैं अपने अंदर और कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लिखिए, फिर शुरू करते हैं अपन। ब्लड ग्रुप रुधिर समूह है। नोट करो इसका भाई, किसमें 2 चेंबर होगा, किसमें 3 चेंबर होगा, किसमें 4 चेंबर होगा, पता होना चाहिए।
गया। चलिए, चलिए साहब, अब आप हेडिंग लगाइए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप रुधिर समूह है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है ये ब्लड ग्रुप? पहली बात, आरबीसी जो होती है, जिसको अपन ने क्या नाम रखा था, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी की झिल्ली पर प्रतिजन, बोले तो अंग्रेजी में कहते हैं एंटीजन, या इसका दूसरा नाम है एग्लूटिनोजन। ध्यान रखना, ये नाम काम आएंगे। एग्लूटिनोजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह दो प्रकार का होता है। ये एनसीईआरटी की बात दिख रहा हूं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कहां पर? देखिए, ये आरबीसी बना रहा हूं मैं, ये आरबीसी बना दी अपन। आरबीसी के बीच में कौन होता है? हमने पढ़ रखा है, हीमोग्लोबिन होता है। और इसकी सतह पर पाए जाते हैं क्या? एंटीजन। क्या पाए जाते हैं? एंटीजन, जिसको हिंदी में अपन ने क्या लिखा था? प्रतिजन। इस प्रतिजन की उपस्थिति होगी तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप दूसरा हो जाएगा। यानी इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही हम कह सकते हैं इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है। क्लियर? कैसे? देखिए, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार है? देखिए आप पहले। एक तो होता है एबीओ प्रकार। कौन सा? एबीओ प्रकार। एक होता है दूसरा, वो होता है आरएच प्रकार या आरएच फैक्टर कारक। आरएच कारक। ये आगे एबीओ रक्त समूह है। रक्त समूह का मतलब ब्लड ग्रुप। ये हो गया आरएच रक्त समूह। ये दो आपके सिलेबस में है साहब। कौन कौन सा? एबीओ और आरएच। किसकी प्रेजेंस के ऊपर? आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन उपस्थित है या नहीं है। अगर है तो ब्लड ग्रुप वो हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप। आरबीसी की सतह पर, सतह का मतलब होता है झिल्ली पर, दो प्रकार के एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह चार प्रकार का होता है। ध्यान रखना, पहले तो हमने मुख्य रूप से क्या किया था? प्रतिदिन के आधार पर दो प्रकार के, एबीओ और आरएच। अब केवल एबीओ की बात करें तो आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप कितना बन जाएगा? चार। वही ए बी, ए बी और कुछ भी नहीं हो तो ओ, वो चार हो जाएंगे ना, अलग अलग प्रकार। उस प्रकार अपन ने विभाजित किया है। सतह पर एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं। कैसे? देखिए आप, ये आरबीसी है, ये हीमोग्लोबिन है,
अगर इसके ऊपर एंटीजन ए उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा उस बंदे का? बोलिए साहब, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लो इस बंदे के आरबीसी पर एंटीजन बी उपस्थित है, क्या है? बी उपस्थित है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा इस बंदे का? तो ब्लड ग्रुप, बोलिए साहब, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दो एंटीजन के, अगर मान लो इस बंदे के आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, दोनों ही है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, दोनों एंटीजन उपस्थित है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई इसका? ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। फिर 3 प्रकार हो गए। अब चौथा, ये आरबीसी बना रहा हूं, इस पर कोई एंटीजन है ही नहीं, ये कंडीशन फर्स्ट थी, ये कंडीशन सेकंड है, ये कंडीशन थर्ड थी, ये कंडीशन 4 है। अब इसमें आरबीसी पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ मतलब 0। अगर एंटीजन ए है तो ए होगा, बी है तो बी होगा, दोनों है तो ए बी होगा, और आरबी से कोई एंटीजन नहीं है तो कौन सा हो गया? ओ। तो दो एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप कितना हो गया ए बी प्रकार का? 4 प्रकार का। ये लिखिए आप पहले, अगला पॉइंट ये लिखिए पहले, फिर ए बी की बात करते हैं। तो सारा खेल किसका है? आरबीसी का है। लिखिए साहब, यार चलिए स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो आपको पता चल गया, एंटीजन का पहला पता होना चाहिए। आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती है, यानी एंटीजन सदैव आरबीसी की सतह पर होगी, ये रट के रखना है। और एंटीबॉडी कहाँ होगी? फिर एंटीबॉडी ब्लड के तरल भाग यानी प्लाज्मा में मिलेगी आपको। तो ध्यान रखना, एंटीजन कहाँ है? आरबीसी की सतह पर। एंटीबॉडी कहाँ होगी इसकी? वो ब्लड के प्लाज्मा में होगी। तो एबीओ के आधार पर आप निकाल सकते हो किसका ए होगा, किसका बी होगा। अगर ए है तो ए उपस्थित है एंटीजन तो ए, बी उपस्थित है तो बी, दोनों है तो ए बी। अगर एक भी एंटीजन नहीं है तो ओ, ओ यानी 0 ब्लड ग्रुप हो जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। ध्यान रखिएगा, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। कब? 1901 में। अगली बात, एबीओ ब्लड ग्रुप की एंटीजन आरबीसी की झिल्ली पर यानी मेम्ब्रेन पर होती है, जबकि एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी निम्न क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी, वो था प्रतिजन या इसका दुश्मन, या इसको कहते हैं एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन।
रक्त के यानी ब्लड के प्लाज्मा में उपस्थित होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, एंटीजन कहाँ होगी, झिल्ली पर। एंटीबॉडी कहाँ होगी साहब, प्लाज्मा में। किसमें, प्लाज्मा में। नेक्स्ट, एबीओ ब्लड समूह के, या आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, अभी आप उसको रट के रखोगे, समूह के फिनोटाइप, फिनोटाइप जिसको अपन हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप, जेनेटिक्स में पढ़ते हो ना आप, पढ़ोगे आगे लक्षण प्रारूप, या 10th में पढ़ा होगा प्रारूप, 4 होते हैं, जबकि जीन प्रारूप जिसको अपन कहते हैं क्या, जीनोटाइप, जो हम देख नहीं सकते, जीनोटाइप या जीन प्रारूप 6 होते हैं। ध्यान रखना, भी रट के रखो आप। ब्लड ग्रुप की जीन 9वें गुणसूत्र, कौन से गुणसूत्र पर, 9वें गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। ये नॉलेज में रखना आपको। क्लियर। अगली बात, ए ब्लड ग्रुप की जीन को कैपिटल आई के रूप में लिखा जाता है। ध्यान रखना, कैपिटल आई के रूप में लिखा जाता है। ये सारी चीजें, यानी आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट गलती करोगे आप, एंटीजन को मैं एजी लिखूंगा, कहाँ पर होती है ये, आरबीसी की सतह पर। यही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती है कि ए होगा, ए बी होगा, या बी होगा, या ओ होगा। और एंटीबॉडी को मैं शॉर्ट में लिखूंगा ए बी। ये कहाँ होती है, ब्लड के, ये बार बार लिख रहा हूँ मैं, गलती होती है इसलिए लिख रहा हूँ, प्लाज्मा में। दोनों अलग अलग जगह है भाई, एंटीजन और एंटीबॉडी की जगह अलग अलग है। एंटीजन आरबीसी की सतह पर, एंटीबॉडी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में। ये नोट करो, फिर अपन एक टेबल बनाते हैं जिससे समझेंगे अपन किसी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, और किसको दे सकता है, और किससे ब्लड ले सकता है। नोट करो भाई इसे फटाफट। चलिए, हो गया। तो खोज करने वाला लैंडस्टीनर, दूसरा पॉइंट एंटीजन आरबीसी की झिल्ली पर, एंटीबॉडी प्लाज्मा में, ब्लड ग्रुप को फिनोटाइप 4 होते हैं, जीनोटाइप 6 होते हैं, और 9वें गुणसूत्र पर स्थित होती है। ब्लड ग्रुप की जीन को आई से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले लिखते हैं, एनसीईआरटी बनी हुई आपके टेबल, एक तरफ तो अपन लिखते हैं क्या, ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप। फिर लिखते हैं अपन आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन कौन सी है। एंटीजन का दूसरा नाम क्या होता है ये बता दो मेरे को आप। एग्लूटिनोजन, क्या नाम होता है, एग्लूटिनोजन। ध्यान रखिएगा, ये नाम से पूछा जाएगा सवाल आपसे। और ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी
एंटीबॉडी को क्या लिखोगे, एग्लूटिनिन, क्या लिखोगे, एग्लूटिनिन। और एंटीजन को लिखोगे एग्लूटिनोजन, ये एग्लूटिनिन, दोनों में अंतर है। और फिर अपन चौथा लिखेंगे किससे ब्लड वो ले सकता है, किससे ब्लड ले सकता है, यानी मेरा मान लो वो है तो मैं किससे ले सकता हूँ, और किसको ब्लड दे सकता है। एक तो ले सकता है और एक इसको दे सकता है। ये सारा टेबल बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की बात करें तो माना कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, ए, तो उसकी आरबीसी की सतह पर एंटीजन कौन सा होगा, तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये आरबीसी बना दी मैंने, उसकी सतह पर एंटीजन, हीमोग्लोबिन के बीच में एंटीजन कौन सा होगा, ए ही तो होगा, तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए ही होगा। अगर मान लो किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन कौन सा होगा, बी। अगर मान लो किसी ब्लड ग्रुप पे ए और बी दोनों हैं, लेकिन आरबीसी की सतह पर एंटीजन क्या है, ए भी है और बी भी है। मान लो किसी की सतह पर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, 0। यानी ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है, अगर बी है तो आरबीसी की सतह पर बी है, अगर ए बी है तो ए भी है और बी भी है, और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। यानी ब्लड ग्रुप को डिसाइड कौन करता है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन। अब एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होती है, ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होती है। सेम होगी तो क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए भगवान ने एंटीबॉडी क्या दी है, विपरीत। जैसे मान लो ए ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर जो होगी वो होगी एंटी बी, और बी है तो इसके अंदर होगी कौन सी, एंटी ए, और ए बी है तो इसमें भगवान ने बिल्कुल दिए ही नहीं है, इसलिए इसको अपन कहते हैं, ए बी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही। ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है, कि इसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए रिएक्शन होने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्राही को क्या कहते हैं, रेसिपिएंट। ये ग्राही है, किसी से भी ब्लड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, बोलो भाई, एंटीबॉडी प्रेजेंट, इसलिए रिएक्शन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसकी बात करें तो इसमें ओ ब्लड ग्रुप में भगवान ने देखो दोनों दिए, एंटी, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, एंटीजन है ही नहीं, आरबीसी का क्या लिख सकता हूँ मैं आपके, नील। और ये यहाँ पर है एंटी ए और एंटी बी, दोनों प्रकार की प्रेजेंट है क्या, एंटीबॉडी इसके अंदर, ये डी के साथ, ये चारों की बना दी मैंने। इधर देखिए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, यहाँ पर कोई एंटीजन आरबीसी की सतह पर है ही नहीं, देख लो आप, कोई सतह पर एंटीजन है ही नहीं, इसलिए किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है किसी को भी, इसलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक दाता। क्या कहते हैं, दाता, इसलिए इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल। यू है, यूनिवर्सल का मतलब जानते हैं आप, पूरे सार्वत्रिक सभी में दे, यूनिवर्सल क्या है, ये दे सकता है, तो देने वाले क्या कहते हैं, डोनर, डोनर को क्या कहते हैं, दाता। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ये ग्राही, ये दाता है साहब, वो किसी से भी ले सकता है। ये ला, ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए बी को अपन यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं, रेसिपिएंट का मतलब ग्राही, रेसिपिएंट का मतलब ग्राही क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी की सतह पर एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। अब इससे अपन ब्लड ग्रुप ओ को अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, क्या कहते हैं, डोनर। डोनर का मतलब क्या हो गया, ग्राही, दाता। तो क्यों कहते हैं इसको दाता, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते, इसलिए रिएक्शन होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है, सपोज कर लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, किससे ब्लड ले सकता हूं, किससे ब्लड ले सकता हूं, मेरा ए है तो मैं ए से ले सकता हूं, और किससे ले सकता हूं, ओ से, क्योंकि ओ तो ओ का तो कोई भी ले सकता है। अगर मान लो मेरा बी है तो मैं किससे ले सकता हूं, बी से और ओ से। और अगर मेरा मान लो ए बी ब्लड ग्रुप है, अब मैं किससे ले सकता हूं, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो अगर ए बी है तो मैं ए से भी ले सकता हूं, बी से भी ले सकता हूं, ए से भी ले सकता हूं,
बी से भी ले सकता हूँ, ए बी से भी ले सकता हूँ और ओ से भी ले सकता हूँ, चारों ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरा ओ है तो मैं केवल ओ से ही ले सकता हूँ, किसी और से लूंगा तो एंटीबॉडी आ जाएगी अंदर, ठीक है ना। तो ये आप हो गया किससे ले सकता हूँ, किससे ले सकता हूँ या सकते हैं, एक ही बात है। अब आती है बात किसको दे सकते हैं साहब, किसको दे सकते हैं आप ब्लड। आपका ब्लड ग्रुप ए है, अपने आप पे लीजिए आप, आपका ब्लड ग्रुप ए है, आप किस किस को ब्लड दे सकते हो, दिमाग लगाओ। ए है आपका तो आप ए को तो दे ही सकते हो, ए बी को भी दे सकते हो ना, क्या दिक्कत है। ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, लेने वाला है तो दे सकते हो कोई भी। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप किसको दे सकते हो, बी को दे सकते हो, ए बी को दे सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो केवल आप किसको दे सकते हो, ए बी को ही दे सकते हो, क्योंकि दोनों एंटीजन हो जाती है, ध्यान रखना। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप यूनिवर्सल क्या है, ये दाता है, सबको दे दो, बी ए बी और ओ, ये लीजिए साहब, ये पूरी टेबल बन गई, आप किससे ले सकते हो और किसको दे सकते हो। अब आती है नोट करने वाली बात, क्या है देखिए आप, नोट में सवाल क्या पूछेगा वो कि ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि उस पर, क्योंकि उसकी, उसके अंदर एंटीजन क्या है भाई, एंटीजन आरबीसी की सतह पर नहीं है, सतह पर नहीं है, इसलिए वो किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। दूसरा, ए बी ब्लड ग्रुप किसी, दाता है ना, ले सकता है, दे सकता है ना, ले क्या सकता है, दे सकता है, नोट ले सकता है, दे करो रे इसका, दे सकता है ना, यूनिवर्सल डोनर है, देने वाला दाता है ना। ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है, ले और दे का ध्यान रखना भाई, ले सकता है, क्योंकि ये किसी को दे सकता है, ये किसी से ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड में एंटीबॉडी नहीं होती, एक में तो एंटीजन नहीं है और एक में एंटीबॉडी, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन नहीं है, आरबीसी की सतह पर एंटीजन नहीं है, इसके अंदर ब्लड के अंदर एंटीबॉडी नहीं है। ये हो गया नोट, आपके नोट कीजिए। अब आपको पता चल जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी की सतह पर एंटीजन ए होगी, ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ये होगी, किसके होती है अंदर, हमेशा ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप की, किसमें, ब्लड के किसमें भाई, प्लाज्मा में, ध्यान रखना, प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी, आरबीसी की सतह पर क्या होती है, एंटीजन। नोट कीजिए इसे, फिर अपन बात करते हैं दूसरे ग्रुप की जिसका नाम है आरएच समूह। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, काम आएगी, एग्जाम में सीधे सवाल आएंगे। ये दो पक्के सवाल हैं कि ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है क्यों, और ए भी किसी से भी ले सकता है क्यों, इसका कारण आपको बता दिया, एंटीजन और एंटीबॉडी है। चलिए
चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो ब्लड ग्रुप है वो है RH फैक्टर। RH फैक्टर्स ये अपन पढ़ेंगे कल। तो आज अपन ने ब्लड ग्रुप पूरा पढ़ लिया है और कल अपन RH फैक्टर की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि। ये दोनों फ्री करेंगे और फिर शुरू करेंगे अपन हृदय यानी कि हार्ट। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।